हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट के बारे में। और ये सेगमेंट है क्या? देखो, इस सेगमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और एग्ज़ाम पे पूछे जाते हैं। तो आज हम इस सेगमेंट को करेंगे। और देखो, बहुत ही एक प्रीशियस सा एक सेशन रहेगा आज का। और आपको एक टॉपिक को समझना एक बहुत ही ईज़ी ये लगेगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइज़ेशन के बारे में, और जिसका हिंदी में मतलब होता है क्या है, वैश्वीकरण के बारे में। ये वैश्वीकरण है क्या? और देखो, पिछले कुछ सालों में अगर आपने एग्ज़ाम को अगर पेपर को उठाकर देखा होगा, तो कहीं न कहीं ग्लोबलाइज़ेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, या वैश्वीकरण के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस टॉपिक को आज समझेंगे और देखेंगे ये ग्लोबलाइज़ेशन है क्या, या वैश्वीकरण है क्या? देखो, अगर ग्लोबलाइज़ेशन की बात कही जाए कि ग्लोबलाइज़ेशन है क्या, तो इट इज़ अ आइडिया। ये एक प्रकार का ना एक आइडिया है। इट इज़ अ आइडिया इन विच क्या करते हैं हमारे पास, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, इसको क्या करते हैं, आपस में इंटरलिंक करते हैं, आपस में इंटर कनेक्ट करते हैं। या एक प्रकार से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक हम ऐसे वर्ल्ड की या एक ऐसे विलेज की हम सोच रखते हैं ग्लोबलाइज़ेशन में, जिसका मतलब है कि हम विदाउट बॉर्डर कोई विलेज बनाएँ। मतलब एक ऐसा संसार या एक ऐसा वर्ल्ड बनाएँ, जिसमें किसी भी प्रकार का बॉर्डर ना हो। तो क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है या नहीं है ग्लोबलाइज़ेशन? ठीक है, देखो, ये अगर बात की जाए कि बॉर्डरलेस ये चीज़ों का ये क्या है, एक आपके पास एक आइडिया है ग्लोबलाइज़ेशन का, जिसमें कहा जाता है कि हम क्या करेंगे, किसी भी इंडस्ट्री को या आपके पास किसी भी चीज़ों को, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होगी, चाहे मनी से रिलेटेड, चाहे कल्चर से रिलेटेड, हम इसको क्या करेंगे कि बॉर्डरलेस हम इसको क्या करेंगे, इंटरलिंक करेंगे आपस में कंट्रीज़ के साथ। तो ग्लोबलाइज़ेशन है क्या? एक आइडिया है ऑफ अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड का, ठीक है? तो ग्लोबलाइज़ेशन पूछा जाए कि ग्लोबलाइज़ेशन है क्या? तो ग्लोबलाइज़ेशन कुछ नहीं है, ग्लोबलाइज़ेशन सिर्फ़ एक आइडिया है, जिसमें क्या कहा गया, बॉर्डरलेस वर्ल्ड। हम जिसमें एज़्यूम क्या करते हैं कि एक ऐसा विश्व हो जिसमें आपके पास कोई भी बॉर्डर ना हो, और वेयर जहाँ पर हो क्या, कंट्रीज़ आर कनेक्टेड लाइक ए ग्लोबल विलेज, ठीक है? जहाँ पर कंट्री एक पूरा का पूरा ग्लोब में एक विलेज बना के रखें, और it refer to the fast movement of goods, people, money, information and energy across border, largely because of the technology advancement। मतलब जैसे आप मान लो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो विदाउट किसी परमिशन से। आपने कोई भी आपने मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करना है, आपने कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर का यूज़ करना है, आपने मनी का यूज़ करना है, आपने फूड का यूज़ करना है, तो आप क्या करते हो, विदाउट हेजिटेशन उसका यूज़ करते हो। बट इसी ही चीज़ को हम एक थोड़ा ब्रॉडर वे से लेते हैं, और हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक ही विलेज मान लेते हैं, जिसको हम बॉर्डरलेस विलेज के नाम से जानते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले यही उठा कि ग्लोबलाइजेशन अगर है तो है क्या? तो ग्लोबलाइजेशन है नहीं कुछ, बस ग्लोबलाइजेशन एक आइडिया है, जिसमें क्या कहा गया कि हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करेंगे विदाउट एनी बॉर्डर। और इसमें क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग्स को, आपके पास फूड को, कल्चर को हम क्या करेंगे, इंटरलिंक करेंगे बिटवीन दी कंट्रीज, ठीक है? तो ये बातें कही गई, बट स्पेशली यहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए एक ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया था। देखो, सबसे पहले राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था, मतलब ये सबसे पहले जो ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला, वो कब देखने को मिला? आई होप आप सभी को ही पता होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है 1945 में, तो जो आपस में जो कंट्रीज होती हैं ना, ये दो अलायंस बनाती हैं। एक तो अमेरिका के साथ जुड़ते हैं, और एक जुड़ते हैं यूएसएसआर के साथ। मतलब कुछ कंट्रीज अमेरिका के साथ जुड़ गई, और कुछ कंट्रीज किसके साथ जुड़ गई, यूएसएसआर के साथ जुड़ गई। कुछ ऐसी कंट्री हुई जिन्होंने यूएस आपके पास अमेरिका को प्रमोट किया, और अमेरिका ने उन दूसरी कंट्री की हेल्प की। कुछ लोगों ने यूएसएसआर की हेल्प की, और इंस्टेड इसके बदले यूएसएसआर ने बाकी छोटी छोटी कंट्रीज को क्या किया, हेल्प किया। और कुछ ऐसी कंट्री भी थी जो नॉन अलाइन मूवमेंट था, जैसे इंडिया एक ऐसा एनएएम से रिलेटेड बातें रखता था, नॉन अलाइन मूवमेंट, ना ही वो अमेरिका के साथ जुड़ा और ना ही यूएसएसआर के साथ जुड़ा। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945, ठीक है, जो कंट्रीज होगी वो क्या होगी, डिवाइडेड बिटवीन टू ग्रुप्स, अमेरिका एंड यूएसएसआर, और यहीं से स्टार्ट होती है कोल्ड वॉर। मतलब आमने सामने तो नहीं लड़ रहे हैं, बट एक छुपा रुस्तम तरीके से लड़ रहे हैं, जिसको ही हमने किस नाम से जाना, कोल्ड वॉर के नाम से जाना।
अब ये कोल्ड वॉर खत्म कब होती है? जब ये यूएसएसआर टूटता है इन 1991 में। जब ये यूएसएसआर 1991 में टूटा तो कोल्ड वॉर यहाँ पर क्या हो गई, खत्म होगी। अब भी आप मान सकते हैं कि कोल्ड वॉर तो चल ही रही है, ठीक है। कोल्ड वॉर मतलब ऑफिशियली यहाँ पर बंद हो गई जब ये यूएसएसआर का क्या हो गया, पार्टीशन, या यूएसएसआर का पार्टीशन नहीं, यूएसएसआर डिवाइड हो गया छोटी छोटी कंट्रीज में, और कोल्ड वॉर यहाँ पर क्या हो गई, खत्म हो गई। अब लोग क्या करने लग पड़े, फ्री ट्रेड पॉलिसी को यहाँ पर अपनाने लगे। देखो पहले तो सिर्फ कुछ अमेरिका वाले अमेरिका की ही हेल्प करते थे, यूएसएसआर की हेल्प करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं और फ्री ट्रेड पॉलिसी अपना रहे हैं कि आप हमारे पास ट्रेड करो, हम आपके पास ट्रेड करेंगे। तो फ्री ट्रेड पॉलिसीज यहाँ पर स्टार्ट हुई, कुछ कुछ एग्रीमेंट्स हुए, और यहीं से ही स्टार्ट हो गए इस ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मतलब एक जगह से हम सामान कहाँ पर लेके जा रहे हैं, दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्री कहीं और खोल रहे हैं, सामान मैन्युफैक्चरिंग का कहीं और से आ रहा है, लेबर जहाँ पे हमें चीप लग रही है वहाँ पर हम इंडस्ट्री को खोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी किसी और से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके पास ग्लोबलाइजेशन का स्टार्ट होता है कब, आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो ग्लोबलाइजेशन बिगेन हुई आफ्टर द कोल्ड वॉर, और जो आपके पास इट स्टार्टेड इन 1947 एंड लास्टेड अंटिल द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। तो स्टार्ट मैंने आपको क्या बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये स्टार्ट हो गई थी। और ये कोल्ड वॉर खत्म कब होती है, 1991 में, जब डिवाइडेशन होता है यूएसएसआर का, और सोवियत यूनियन क्या कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है 1991 में। तो कंट्रीज अब देखो अलग अलग हो गई, अब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक मूवमेंट या एक अलाइन या एक हमने एक कोई एग्रीमेंट बना के नहीं रखा है कि हम उसी कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे। पहले कुछ ऐसी कंट्री होती थी जो सिर्फ अमेरिका के ही साथ ट्रेड करती थी, कुछ ऐसी कंट्री जो सिर्फ यूएसएसआर के ही साथ ट्रेड करती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपस में कंट्रीज क्या हो रही हैं, इंटरलिंक हो रही हैं, और यहाँ पे राइज हो रहा है द कंसेप्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। और जो कंट्रीज ने स्टार्ट कर दिया अडॉप्टिंग फ्री ट्रेड पॉलिसी एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फ्री ट्रेड पॉलिसी यहाँ पे स्टार्ट हुई, और यहाँ पर क्या हुआ, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर स्टार्ट होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ, मान लो इंडिया है यहाँ पे मान लो कोई और कंट्री है, मान लो सिंगापुर कंट्री मान ली, ठीक है। वैसे सिंगापुर कंट्री इंडिया के साइड है। तो सिंगापुर ने क्या बोला, ठीक है, मैं मेरे पास काफी अच्छा पैसा है, मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इंडस्ट्री खोल देता हूँ। अब सिंगापुर को इससे क्या फायदा होगा, देखो सिंगापुर में जो लेबर मिलेगी ना, वो लेबर होगी बहुत एक्सपेंसिव। तो इंडिया में खोल दिया, इंडिया में लेबर मिलेगी चीप, ठीक है। तो सिंगापुर को भी फायदा है। अब मतलब सिंगापुर को कम पैसे देने पड़ रहे हैं लेबर को, इन कंपैरिजन टू अगर ये सिंगापुर में ही कंपनी खोलते तो। अब इंडिया वालों को क्या फायदा है, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इंडिया को क्या मिल रही है, जॉब एम्प्लॉयमेंट, या एम्प्लॉयमेंट है ना, यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो रही है। पर अगर मान लो अगर इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ इसके पास लेबर है, तो टेक्नोलॉजी किससे ले रहा है, सिंगापुर टेक्नोलॉजी ले रहा है अमेरिका को। तो इससे क्या हो गया, अमेरिका को भी फायदा हो गया, ठीक है। अमेरिका से इसने पैसा खरीदा और यहाँ पर इंडस्ट्री में आपके पास क्या कर दिया, ये लगा दिया। तो आपस में कंट्रीज क्या हो गई, इसमें इंटरलिंक हो गई। इसी को हमने किस नाम से जाना, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना। अब देखो अगर सिंगापुर इंडिया में अपनी कंपनी खोल रहा है, तो सरकार को पैसा देगा, यहाँ पर पैसा जनरेट होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, वो आफ्टर द कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, जब इट एंडेड इन द ईयर ऑफ 1991, ठीक है, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, ठीक है। तो इसके बाद ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, और क्या क्या इसमें चीजें देखने को मिली इस ग्लोबलाइजेशन में। तो ग्लोबलाइजेशन में सबसे पहले जो अच्छी चीजें देखने को मिली, तो मान लो पहली बात एक अगर मान लिया जाए कि अगर कोई कंपनी क्या कर रही है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो एक्सेस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ग्लोबलाइजेशन हैज मेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मोर एक्सेसिबल। तो इसने क्या कर दिया, एक एक्सेस दे दिया गुड्स एंड सर्विसेज का, सामान का। तो प्रोडक्ट आपके पास हो ना, ग्लोबलाइजेशन हैज मेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मोर एक्सेसिबल। कैसे इसने मोर एक्सेसिबल कर दिए, देखो जैसे हमने अगर एक उदाहरण लिया, तो मान लो जैसे कंपनी है एप्पल और सैमसंग, मेक देयर फोन इन कंट्री लाइक चाइना एंड वियतनाम।
making high quality electronics affordable worldwide. Similarly, Amazon global reach allow consumer to buy products from anywhere to आपके पास competitive price. तो कुछ नहीं है, मान लिया जाए कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ना मोर एक्सेसिबल कर दिया। कैसे कर दिया, देखो अगर मान लो यहाँ पर एप्पल अमेरिका की कंपनी है, इसने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर खोल दी, चाइना में। तो चाइना में तो क्या हो गया, एक्सेसिबल हो गए सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर सिर्फ अमेरिका को ही मिलने था ये, मतलब आईफोन बन रहा है तो सिर्फ वो सिर्फ आपके पास अमेरिकन के लिए ही आपके पास लिमिटेड रह जाता। बट अब ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से हुआ गया, यही आईफोन कहाँ पर बिक रहा है, चाइना में भी बिक रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं। यही आईफोन कहाँ पर बिक रहा है, इंडिया में भी बिक रहा है। देखो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना, इंटरलिंक आपस में कंपनीज हो रही हैं। तो पहले इसने क्या कर दिया, सबसे बड़ा इसका फायदा हुआ क्या इस ग्लोबलाइजेशन का, कि जो हमारे पास चीजें नहीं है वो हम क्या कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया, हैज मेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मोर एक्सेसिबल। इसने क्या कर दिया कि हम किसी भी सामान को क्या कर सकते हैं, इजीली खरीद सकते हैं। जैसे आप किसी घर तक सीमित नहीं हो, आप दुकान में जाकर एक चिप्स या कुरकुरे का पैकेट लेकर खा सकते हो, ठीक है। अगर आप सिंपल घर में ही होते तो क्या पता चिप्स या कुरकुरे बना पाते या नहीं बना पाते। तो इसी में ही आपके पास ग्लोबलाइजेशन में भी ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिला कि अगर आपके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है या ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है जो आपके साइंटिस्ट या आपकी कंट्री में डेवलप नहीं है, बट फिर भी क्या कर सकते हो, उसको आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू द ग्लोबलाइजेशन। बस इस ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ही क्या कि आपस में लोगों को क्या करना है, कनेक्ट करना है। हर एक चीज को कनेक्ट करना है, इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को, हर एक चीज को कनेक्ट करते चलेंगे। अब दूसरी बात, सोसाइटी में, सोशल जस्टिस में, सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ा। देखो सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ा, पहले तो इसने क्या कर दिया, पहला काम इसने कर दिया, इजीली एक्सेस करवा दिया। किसको एक्सेस करवा दिया, गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर क्या देखने को मिली, सोशल, समाज में क्या देखने को मिला। मान लो अब यहां पर एक हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, अमेरिका का एग्जाम्पल लिया था। अब ये अमेरिका है और यहां पर है इंडिया। अमेरिका इज द डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, और अमेरिका इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड है। अगर मान लो अमेरिका में कोई फैक्ट्री लगती है तो यहां पर जो इनकी जो लेबर कॉस्ट होगी ना बहुत हाई होगी। तो अब अमेरिका क्या करेगा ना, अपनी जो इंडस्ट्री बनाएगा वो कहां पर बनाएगा, इंडिया में, ताकि इसकी लेबर जो कॉस्ट पड़े वो बहुत क्या पड़े, कम पड़े, ठीक है। तो अमेरिका को फायदा हो गया कि लेबर कॉस्ट कम है, और इंडिया को क्या फायदा हो गया, जॉब का। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज देखी जाएंगी। तो समाज में ये देखने को मिला, लोगों को क्या देखने को मिला, जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर लोगों को देखने को मिली। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या क्रिएट कर दिया, जॉब क्रिएट कर दी इन डेवलपिंग कंट्रीज में। कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलप कंट्री में तो जॉब देखो पहले से ही क्या है, आपके पास कॉस्टली है, तो ये स्पेशली कहां पर इंपैक्ट करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज में। और हेल्पिंग पीपल एस्केप पॉवर्टी। अब पॉवर्टी से कैसे, मान लो इंडिया में कुछ गरीब लोग हैं, ठीक है, तो यहां पर लोगों को अगर जॉब मिल रही है तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ये एलिविएट होगी, क्या एलिविएट होगी, पॉवर्टी एलिविएट होगी। जैसे अगर उदाहरण लिया जाए तो जैसे कंपनीज हैं कुछ नाइकी और एडिडास की, इन्होंने अपनी विल्ट कर दी फैक्ट्री कहाँ पर, वियतनाम और इंडोनेशिया में, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में। तो यहाँ पर हुआ क्या, प्रोवाइडिंग जॉब एंड बूस्टिंग लोकल इकोनॉमी। तो वियतनाम और इंडोनेशिया में हुआ क्या, लोगों को हेल्प मिली, जॉब मिला, और आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर लोगों को क्या देखने को मिला, पैसा, इनकम यहाँ पर देखने को मिली। तो ग्लोबलाइजेशन ने पहले सबसे बड़ी बात की, एक तो एक्सेस कर दिया, इजीली एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी, सोशल जस्टिस में। अब यहां पर देखो जैसे जैसे लोग क्या करेंगे, मान लो, ठीक है, अगर मान लो यहां से कोई पर्सन है अमेरिका से, वो अपनी फैक्ट्री खोलने कहां पर आता है, इंडिया में, ठीक है। तो उसके साथ अगर कुछ लोग आते हैं तो उनका कल्चर भी साथ में आएगा। तो इसने क्या कर दिया, कल्चर अवेयरनेस भी यहां पर लोगों को बताई कि किस किस आपके पास कंट्रीज में कैसा कैसा कल्चर चलता है, और एक दूसरे की कंट्रीज को, एक दूसरे की कंट्री को, कल्चर को समझने के लिए भी क्या रहा, ये बहुत ही इजी रहा। तो कल्चर अवेयरनेस भी देखने को मिली। कैसे कल्चर अवेयरनेस देखने को मिली, तो देखो ग्लोबलाइजेशन ने ब्रिंग क्या किया, कल्चर क्लोजर टुगेदर और मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट ईच अदर, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल जैसे के पॉप का आपने देखा होगा, फ्रॉम साउथ कोरियन बॉलीवुड फिल्म्स फ्रॉम इंडिया हैव गेन ग्लोबल पॉपुलैरिटी अलोइंग पीपल टू फ्रॉम डिफरेंट कल्चर टू कनेक्ट एंड शेयर एक्सपीरियंस। ठीक है, मान लो अगर टेक्नोलॉजी भी आ गई हमारे पास, इंडिया के पास अगर मान लो टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर टीवी की टेक्नोलॉजी आपके पास कहाँ पर आ गई, इंडिया में आ गई, तो इजीली से लोग देख रहे हैं क्या है, के पॉप है, कोई और कल्चर है। ठीक है, मतलब आपके पास चीजें हैं, बाहर से आप एक्सेस कर रहे हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कल्चर अवेयरनेस हो जाएगी। टेक्नोलॉजी को शेयर करोगे एंड वैल्यूज को, अगर मान लो किसी देश के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो दूसरे देश के साथ क्या कर सकता है, उसको शेयर कर सकता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन ने लेट्स पुअर कंट्री एक्सेस टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। मान लो कोई पुअर कंट्री है जिसकी R&D जो है, हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो उतना अच्छा नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि दूसरी कंपनी से क्या कर सकता है, खरीद सकता है। जैसे अभी आपने सुना होगा इंडिया ने राफेल जेट लिए थे, ठीक है, फ्रांस से। तो एक प्रकार का क्या है, उसने टेक्नोलॉजी को क्या किया, शेयर किया, और थ्रू दी ग्लोबलाइजेशन, मतलब एक एक प्रकार का ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं होती, अगर हम बाहर की कंट्री के साथ नहीं कनेक्ट होते, तो हमें फाइटर जेट, राफेल जेट वगैरह यहाँ पर नहीं मिलते। तो जैसे इंडिया ने बेनिफिट लिया फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, मतलब Amazon ने कंपनीज यहाँ पर खोली, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पावर पॉइंट वगैरह जितने भी यहाँ पर चीजें होती हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडिया को दी। तो शेयरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये सब बातें तो हो गई, बट यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ना डिक्लाइन देखने को मिला था इस ग्लोबलाइजेशन। पहले तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये बूस्ट हो रहा था, बट देखो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है 2008 में, फाइनेंशियल मतलब कुछ फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज आते हैं 2008 में। जब ये फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो आपस में कंट्रीज का ट्रेड क्या होने लग पड़ता है, धीरे धीरे कम, और लोगों के पास जो चीजें थी वो भी क्या होने लग पड़ी, कम यहाँ पर होने लग पड़ी। तो अब लोगों को एक अवेयरनेस यहाँ पर अगर देखने को मिली कि अगर मान लो कि किसी एक कंट्री के पास अगर कोई चीज नहीं है, और अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है या कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसके कारण अगर बाहर की कंट्रीज के साथ अगर नहीं कनेक्ट कर पाए, तो किस तरीके से आगे हम टेक्नोलॉजी को या किस तरीके से लोगों को डेवलप करेंगे उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो ये बातें देखने को मिली कहाँ पर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में। तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, मार्क करता है टर्निंग पॉइंट को फॉर ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, और इसने बताया, इसने एक्सपोज क्या किया, वीकनेस ऑफ द फ्री मार्केट कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी को। ठीक है, और इकोनॉमिक स्ट्रगल देखने को मिले, राइजिंग इनइक्वालिटी एंड हाई एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज लेड टू राइज इन नेशनलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो क्या क्या देखने को मिला, इकोनॉमिक स्ट्रगल यहाँ पर देखने को मिले, राइजिंग इनइक्वालिटी, हाई एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देखो, एम्प्लॉयमेंट तो सारी की सारी कहाँ पर, डेवलपिंग कंट्रीज में ही दे रहे हैं। तो डेवलप्ड कंट्री जो है वहां पर एम्प्लॉयमेंट तो बचा ही नहीं, तो एक सबसे बड़ा क्राइसिस ये देखने को मिला। और इसी के ही बाद आप सभी को ही पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने आपके पास क्या अपनाया था, फर्स्ट पॉलिसी, है ना, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी भी यहाँ पर अपनाई थी, रिस्पॉन्स टू दी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि इस ग्लोबलाइजेशन के जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, मतलब चीजें बाहर को ही जा रही हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री में यहाँ पर नहीं स्टेबल हो पा रही है, किस तरीके से, अगर मान लिया जाए, देखो एक फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका है, ये इंडिया है, अमेरिका क्या करता है, इंडिया में अपनी फैक्ट्री खोलता है, तो एम्प्लॉयमेंट तो सारा का सारा इंडिया में ही चला गया, अमेरिका में तो एम्प्लॉयमेंट बचा ही नहीं। तो ये कंसर्न है किसके लिए, डेवलप कंट्री के लिए, कि हाउ टू जनरेट एक आपके पास क्या एम्प्लॉयमेंट इन डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, कि डेवलप कंट्रीज में हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट करें, इकोनॉमिक स्ट्रगल देखने को मिलेगा, फिर इसी की ही वजह से राइजिंग इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी, कैसे देखने को मिलेंगी। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई लोग गरीब होते जा रहे हैं, यहाँ पर अमीर, तो ये इनइक्वालिटीज आते चल रही हैं। तो इस टाइप से मतलब इसके नेगेटिव इफेक्ट देखने के बाद अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने फर्स्ट पॉलिसी भी यहाँ पर अपनाई थी। अब सबसे बड़ा जो चीजें देखने को मिली वो देखने को मिली लॉकडाउन के टाइम पे, जब आप सभी को ही पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक जब आता है, तो ये एक्सपोज करता है वल्नरेबिलिटी ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन को, या ग्लोबलाइजेशन को ये एक्सपोज करता है। या वल्नरेबिलिटी जो है हमारे पास चाइना की, ठीक है, मतलब वल्नरेबिलिटी जो है ग्लोबलाइजेशन की, इसको एक्सपोज किया जाता है कि किस टाइम से, जब आपके पास कोविड-19 के टाइम पे जो आपके पास मेडिकल डिवाइसेस की जरूरत थी, फार्मा की जब जरूरत थी, तो चाइना ने क्या कर दिया, अपनी सारी की सारी इंडस्ट्रियल एरिया को मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि आप फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री को बाहर एक्सपोर्ट मत करो,
फार्मा से रिलेटेड या मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मेडिकल डिवाइसेस बाहर मत एक्सपोर्ट करो। हमारी पर्टिकुलर कंट्री में ही क्या है आपके पास ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाहर अगर अगर एक्सपोर्ट नहीं होगी तो अगर मान लो कोई दूसरी कंट्री है जहाँ पर डेवलपिंग कंट्री है या कोई आपके पास इकोनॉमी जिसकी अच्छी नहीं है जिस कंट्री की, उसके पास तो क्या नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ही नहीं। ग्लोबलाइजेशन के कारण तो वो क्या कर रहा है, किसी और से ही खरीद ले रहा है, तो उसका काम ईज़ी चल रहा है। बट अगर एट द एंड मतलब अगर कुछ ऐसे टाइम अगर या ऐसा कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं जैसे कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, तो दोनों के लिए क्या है ये इश्यूज़ हैं। दोनों के लिए नहीं, स्पेशली उस कंट्री के लिए इश्यू है जो कैपेबल नहीं है इन चीज़ों के लिए। किन चीज़ों के लिए आपके पास अ, आप मान लो कि एक क्लॉथ मान लो, ठीक है? एक कपड़ा मान लो, ठीक है? अब मान लो वियतनाम में कपड़े नहीं बनते हैं, ठीक है? कपड़ा सिर्फ बनता है अमेरिका में, नॉर्मली एक बात मान ली। तो अगर कुछ ऐसा वायरस या कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसमें क्या कहा गया कि नहीं, अब है क्या कि मान लो क्लॉथ में ना एक ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई कि क्लॉथ आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो अमेरिका क्या करेगा इस क्लॉथ में पूरे का पूरा रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि अपनी कंट्रीज में ही क्या कर दो, इसको लिमिट कर दो। तो वियतनाम जैसी कुछ कंट्री में यहाँ पर क्लोथ्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये एक डेवलपिंग कंट्री के लिए या पुअर कंट्री के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिला कोविड-19 के टाइम पे, जब इसने आपके पास क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया नेशनल सिक्योरिटी रिस्क को। फॉर एग्जाम्पल जब रिलायंस ऑन चाइना पर फॉर मेडिकल सप्लाईज, पूरा का पूरा वर्ल्ड डिपेंड था चाइना पे मेडिकल सप्लाईज में, तो इसने शोड हाउ डिपेंडेंट कंट्री हैड बिकम ऑन अदर नेशन, ठीक है, कि इस तरीके से इसने क्या कर दिया था, मेडिकल जो चीजें थी उसको यहाँ पे रोक दिया था। तो ये प्रॉफिट हो गए, मैंने आपको बताया ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कब से उठा। अब अगर देखा जाए कि इसके कॉन्स, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, तो देखो सबसे पहले इनइक्वालिटी। तो ग्लोबलाइजेशन का बुक क्या बोलता है कि रिच को और रिचर बनाती है और पुअर को और पुअर बनाती है। यूनाइटेड नेशन के डाटा क्या बोलता है कि रिचेस्ट 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंज्यूम मोस्ट ऑफ द ग्लोबल रिसोर्सेज व्हाइल द रिमेन 80% कंज्यूम वेरी लिटिल। मतलब मान लो अगर जहां पर क्या है 20%, ठीक है, यूएन का क्या कहना है कि 20% जो रिच पर्सन है ना वो रिच होते जा रहे हैं और 80% जो पुअर है वो पुअर होते जा रहे हैं। क्यों? अगर अच्छा कोई रिच पर्सन है तो वो अपने पास क्या करके स्टोर करके रख लेगा, टेक्नोलॉजी को स्टोर करके रख लेगा, टेक्नोलॉजी अपने पास रख लेगा, आपके पास जो भी चीजें हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड अपने पास स्टोर करके रख लेगा, ठीक है। तो उसको रिचर को ना फिर वो अपने हिसाब से मतलब स्टॉक करके वो क्या करता रहेगा, अपने हिसाब से बेचता रहेगा, सेल करता रहेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस पुअरर को जो कैपेबल ही नहीं है इन चीजों को खरीदने के लिए, तो ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी है। माल प्रैक्टिसेस बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो एमएनसी जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, एक मान लो, ठीक है, अमेरिका और इंडिया का एग्जांपल लिया था हमने, ये अमेरिका है और ये इंडिया है, यहाँ पर एक फैक्ट्री खोली, मान लिया यहाँ पर जॉब दी, ठीक है, यहाँ पर लोगों को पैसा मिला, ठीक है जी। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, अगर मान लो अमेरिका में अगर प्रॉपर टाइम रेगुलेशन है 5 घंटे की ड्यूटी तो 5 घंटे, अब इंडिया में यही लोग 12-12 घंटे ड्यूटी करवाते हैं, ठीक है। लोगों को क्या किया जाता है, आपके पास मोलेस्ट किया जाता है इन कंपनीज के द्वारा कि आप क्या करो, ज्यादा काम करो। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं एमएनसीज के थ्रू। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, जैसे कंपनी नाइक सेल, मतलब अलग अलग टाइप की कंपनी, ये क्रिटिसाइज करती हैं एक्सप्लोटेशन एक्सप्लोइटिंग करती हैं वर्कर को इन डेवलपिंग कंट्रीज में कि कम वेजिस लो, ठीक है। मतलब देखो अमेरिका में अगर आपको 10,000 रुपए की जॉब है तो वो इंडिया में आकर वो सिर्फ 5,000 की ही देते हैं, ठीक है। तो ये 5,000 का मार्जिन ये बीच में कंपनी ले रही है, तो लो वेजेस प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटीज करवाते हैं। और साथ साथ में इन्वायरमेंट, अगर इंडिया में कोई ऐसी कंपनी ने, अमेरिका ने अगर यहाँ पर अगर कोई कंपनी खोल ली है तो इंडिया का जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट को ये डिग्रेड करते हैं, ठीक है, ज्यादा आपके पास क्या करते हैं, चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के। कल्चरल होमोजेनिटी, ठीक है, देखो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इंडिजीनियस जो कल्चर है वो तो खत्म होते ही जा रहा है। आपने देखा होगा कि हम वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनाते चल रहे हैं, जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर हमें ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है तो हम उसी को ही अडॉप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अडेप्ट हो रहे हैं।
अब और इंडिजीनियस जो हमारे पास जो कल्चर है उसको खत्म होते देखने को मिल रहा है। तो कल्चर होमोजेनिटी यहाँ पर तो ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर। कल्चर को ये मिक्स कर रहा है, मेकिंग पीपल टेस्ट एंड लाइफस्टाइल मोर सिमिलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल फास्ट फूड जैसे आपके पास ना जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, कोका कोला होगी, ठीक है, हैव स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड लीडिंग टू ए लॉस ऑफ लोकल फूड कल्चर। तो एक प्रकार का लोकल फूड कल्चर तो वहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया। इसने खत्म कर दिया क्या, लोकल फूड को खत्म कर दिया, इंडिजीनियस फूड को खत्म कर दिया। और एक आपके पास बाहर वेस्टर्न जो आपके पास चीजें हैं उनको क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस किया लोगों के ऊपर। और एक प्रकार का यूनिफॉर्म आपके पास मान लो, या एक पूरे पूरे कल्चर को इसने क्या कर दिया, ब्लेंड कर दिया, मिक्स कर दिया। और ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो वेस्टर्न वैल्यूज एंड एंटरटेनमेंट एज आल्सो समटाइम ओवरशैडो लोकल ट्रेडिशनल्स एंड लैंग्वेजेस। जो वेस्टर्न कल्चर है उसका ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कल्चर वगैरह में। अगर कंक्लूजन की बात कही जाए कि ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है क्या, तो देखो ग्लोबलाइजेशन क्या बोलता है कि जो हमने बातें पढ़ी, देखो अभी इसका कंक्लूजन है क्या कि ग्लोबलाइजेशन देखो ऑफर तो करता है ह्यूज पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, मान लिया एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, पैसा जनरेट कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी कंट्रीज को टेक्नोलॉजी भी दे रहा है जो कैपेबल नहीं है उस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, बट इसके पास पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। कैसे पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट मैंने आपको बता दिए, लोगों के पास चीजें मोर एक्सेसिबल हैं, जॉब क्रिएशन है। नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या है, रिच कंट्रीज को और रिच बना रही हैं, पुअर को और पुअर बना रही हैं, ठीक है, इनइक्वालिटीज ला रही हैं, कल्चर को, ये कल्चर यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। बट अगर बात कही जाए, इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग इट एंटायरली वी नीड टू बेटर अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट एंड फाइंड वे टू मेक इट वर्क फॉर एवरीवन। इसको हमें ग्लोबलाइजेशन को पूरे तरीके से रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन को हम क्या कर सकें, एक अच्छे या बेटर तरीके से हम यूज कर सके। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं इसी तरीके के एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।